गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग सीए फाउंडेशन की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोगों की पहली क्लास है लॉ की। तो आज मैं आपको बताऊंगा बेसिकली लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है किसी भी सीए की लाइफ में, और एग्जैक्टली लॉ होता क्या है, क्योंकि आज आप लोग पहली बार अपनी लाइफ में लॉ करोगे। तो ये बैच है किसके लिए, पहले मैं वो आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये बैच है बेटा जो मई 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए, और जो लोग सितंबर 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए भी है। तो दोनों लोगों के लिए बैच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग लॉ की क्लास। गुड मॉर्निंग शालिनी, गुड मॉर्निंग मोहित, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग झंकार, गुड मॉर्निंग पवन, गुड मॉर्निंग द्रविन, गुड मॉर्निंग अमन, अमित सॉरी। हाँ बेटा, ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है। गुड मॉर्निंग निखिल, गुड मॉर्निंग जानवी, गुड मॉर्निंग साक्षी। ऑडियो और वीडियो सबको सब कुछ क्लियर है? बिल्कुल झंकार। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग निकिता, गुड मॉर्निंग उमा, गुड मॉर्निंग जानवी। बस 30 सेकेंड्स और देख लेते हैं और कोई ज्वाइन कर रहा है। गुड मॉर्निंग छवि, गुड मॉर्निंग अनविशा। गुड मॉर्निंग सुमित। आज क्या स्टार्ट करेंगे? अभी सबको सब कुछ पता चलेगा। गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग नीतू। तो सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एक नोबेल प्रोफेशन को ऑप्ट किया। ठीक है, मतलब ये भी बहुत हिम्मत वाली बात होती है। आप लोगों ने एटलीस्ट डिसाइड किया कि मेरे को सीए करना है। ठीक है, और उम्मीद है पूरी सीए जर्नी में हम लोग एक साथ रहेंगे और 100% आप सक्सेसफुल भी होगे। ठीक है, एक मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं। आई एम प्रतीक श्रीवास्तव, और मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट एंड कंपनी सेक्रेटरी। मैंने सीएस किया हुआ है एंड लॉ ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक है, और तो मैं पूरा लॉ का सेशन जो है आपका आपका साथ देने वाला हूँ पूरे लॉ के सेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की। ठीक है देखो, सबसे पहले तो एक चीज आप ये समझना कि सीए फाउंडेशन, राइट, सीए फाउंडेशन में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। अकाउंट्स हो गया, बिजनेस लॉज हो गए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया क्यूए क्वांट, और बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गए। ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके में। अगर जो स्टूडेंट्स
के पास में मैथ्स थी, राइट? तो 3 सब्जेक्ट अकाउंट्स, इको एंड मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट को आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 12th का पोर्शन उसमें है, ठीक है? लेकिन लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो, अपनी पूरी लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो। आपने 12th किया है या 12th अपियरिंग हो गए, तो आप फर्स्ट टाइम लॉ को पढ़ रहे हो। और किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में है क्या, उस सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका क्या है। मतलब ऐसा ही नहीं कि बुक उठाई और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बेटा हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का अपने आप में एक तरीका होता है। जैसे आपको पता है कि अकाउंट्स में थोड़ी सी थ्योरी है, फिर थ्योरी को पढ़ करके बेसिक्स क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैथ्स है, मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करो उतने परफेक्ट हो गए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है? तो उसी तरीके से हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका होता है, लॉ को भी पढ़ने का तरीका होता है। सबसे पहले तो फर्स्ट क्लास में ही मैं इस डाउट को आपका दूर कर दूं कि जैसे आप सोचते हो कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं उसमें कितने प्रैक्टिकल हैं और कितने थ्योरी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, कितने थ्योरी सब्जेक्ट हैं, बताइए। कितने सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हैं, कितने सब्जेक्ट थ्योरी हैं? अकाउंट, मैथ, प्रैक्टिकल एंड लॉ एंड इको, थ्योरी। देखो सबसे पहले, वेरी गुड मोहित, बिल्कुल बढ़िया। देखो सबसे पहले तो एक चीज ये समझिएगा कि ओके चलो मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट ये होते क्या हैं, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या मान करके चलते हैं कि जिसमें कैलकुलेटर यूज होता है, जिसमें कैलकुलेशन होता है, वो सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, और जिसमें चीजों को याद करना पड़ता है वो थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज ये समझिए कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा वो सब्जेक्ट जिसको हमें अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ रहा है। जो हम सीखेंगे वो हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। बिल्कुल। तो इसी वजह से नेहा, लॉ भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि आप लॉ में जो कुछ भी सीखोगे ना, वो आपको अपनी जिंदगी में जब आप सीए बन जाओगे, जब आप सीए बन जाओगे तो आप जो कुछ भी आज सीखोगे वो सब कुछ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक सीए से, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है? तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि लॉ हमेशा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। लॉ कभी भी थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि लॉ में आप जो कुछ भी सीखते हो आपको लाइफ में उसको अप्लाई करना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये हटा दो कि लॉ एक थ्योरी सब्जेक्ट है, लॉ बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि लॉ में रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। लॉ में आप जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो, लॉ में जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो, जितना सीख सकते हो, उतना आपको समझना है। अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए हमको चीजों को समझना पड़ता है, ठीक है? तो आपको लॉ को समझना है, लॉ को रटना नहीं है। रट तो सब कुछ जाता है, याद तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो लॉ से जो आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी वो आपको पूरी लाइफ आपको साथ देगी। तो लॉ को रटना नहीं है, लॉ को समझना है, राइट? तो ये सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया कि आपको याद नहीं करना है, आपको हर एक चीज समझनी है। और आप पहली बार लॉ पढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में पहली बार लॉ पढ़ रहे हो, इतनी बड़ी चीज पढ़ रहे हो, इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो अगर समझ में नहीं आता है तो कोई परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। मैं अपनी पहली क्लास में ही स्टूडेंट्स को ये बात बोल देता हूं कि तुम लोगों को मेरी क्लास में पूरी फ्रीडम है पूछने की, बोलने की, क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की। जितना ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे उतना अच्छा रहेगा, उतनी जल्दी समझ में आएगा। बिल्कुल बिंदास होकर के पूछो, बिल्कुल बिंदास होकर के पढ़ो। और हम लोग बिल्कुल वैसे ही क्लास लेने वाले हैं जैसे फेस टू फेस क्लास लेते हैं। तुम लोग मेरे सामने बैठे हो, हालांकि मुझे को दिखाई नहीं पड़ रहे हो, लेकिन मैं तुम लोगों को दिखाई पड़ रहा हूँ, ठीक है?
तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग क्लास लेंगे, जैसे हम लोग फेस टू फेस क्लास लेते हैं, और तुम लोग मैं कोशिश करूँगा कि बीच-बीच में हम लोग मैसेजेस के सेशन रखेंगे, तब मैं आपके मैसेज को पढ़ूँगा भी, आपको रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है? और पूरी कोशिश रहेगी कि आप हर एक स्टूडेंट के एक-एक डाउट को हम लोग क्लियर करते चलें। तो लॉ की क्लास में बिल्कुल बिंदास आज़ादी है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की, पूछने की, कोई भी चीज़ ना समझ में आए, बिल्कुल बिंदास होकर के पूछो, तुम 10 बार पूछोगे, मैं 10 बार बताऊँगा। मैं कभी भी स्टूडेंट्स के ऊपर इरिटेट नहीं होता हूँ, ठीक है? तो ये मत सोचना कि खड़ूस टीचर हैं, तो बार-बार पूछेंगे तो इरिटेट हो जाएँगे, डाँटने लगेंगे, नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है? ये हम लोग प्रोफेशनल लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, अभी 12th तक स्कूलिंग चलता है, राइट? 12th तक स्कूलिंग है, अभी 12th के बाद में प्रोफेशनल लाइफ़ स्टार्ट होती है, अभी आप लोग बड़े हो गए हो, अभी आप लोग बच्चों वाली ग्रेड से बाहर निकलो। ये आप प्रोफेशनल लेवल की पढ़ाई कर रहे हो। ये जो 12th तक की पढ़ाई होती है ना, प्रेशर होता है, बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, फिर 10th में भी प्रेशर था, 11th में भी प्रेशर था, 12th तक की पढ़ाई आपकी कंप्लीट हुई। अब इसके बाद जो पढ़ाई कर रहे हो, वो अपनी लाइफ़ को बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। इससे आपकी ज़िंदगी बनेगी और इससे आपकी फाउंडेशन क्लियर होगी। तो बैच का नाम भी है ना, नींव। यहाँ से जो आप पढ़ाई कर रहे हो, ये आपको पूरी ज़िंदगी काम में आने वाली है। इसी से आपका करियर एस्टेब्लिश होगा, यही आपको आगे तक ले जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 12th में है तो क्या हो गया? 12th तो निकल ही गया, 12th तो निकल ही जाएगा। 12th के साथ-साथ में हम अपनी प्रोफेशनल जर्नी भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है आप लोगों का कि जितना जल्द से जल्द हो पाए, ठीक है? तो हम लोगों को अपनी प्रोफेशनल, क्योंकि देखो 12th में स्टूडेंट मैच्योर हो जाता है, राइट? मैच्योरिटी के साथ में पढ़ता है 12th में। और अभी आपने अगर अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करी है, तो यू आर इनफ मैच्योर। और ये आप मेहनत कर रहे हो 12th में, तो क्यों कर रहे हो? अपने करियर को बनाने के लिए ना, तो सी आपके करियर ही को तो बनाएगा, राइट? तो सबसे पहले तो हम लोग एक चीज़ ये देखेंगे कि एग्ज़ैक्टली लॉ होता क्या है? लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब होता है बेटा रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? जयंतिका, जयंतिका अभी से बोर होने लगी क्या? क्लास का ड्यूरेशन कितना होगा? ठीक है? अभी जो भी शेड्यूल है, वो आप लोगों को मिल जाएगा, राइट? एवरेज मान करके चलो कि लगभग 1 से डेढ़ घंटा। जब 1 से डेढ़ घंटे के बीच में जब भी तुम लोग बोर हो जाओगे तो बता देना, ठीक है? तो बिल्कुल आराम से चिल करो। तो देखो सबसे पहले देखते हैं लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब होता है बेटा रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, ओके। तो जयंत का ठीक है, आप तब तक क्लास लो। मैं कोशिश करूँगा 10 बजे तक, 10:30 पर। हुँ, शेड्यूल बेटा आप लोगों को मिल जाएगा, राइट? अभी हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि लॉ होता क्या है? देखो, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है? और सोसाइटी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं। लॉ को बनाने के पीछे का पर्पस क्या होता है? लॉ को बनाने के पीछे का पर्पस होता है ताकि हमारी सोसाइटी में डेकोरम मेंटेन रहे। यानी जो अब जैसे मान लो सोसाइटी में तरह-तरह के लोग हैं, अब जो बुरे लोग हैं, तो वो हमेशा अच्छे लोगों के ऊपर ऊपर हावी रहेंगे, ठीक है? तो अच्छे लोग सीधे लोग हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग किसके पास में जाएँगे? तो बेसिकली लॉ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है ताकि हमारी सोसाइटी में चीज़ें मेंटेन रहें, बुरे लोगों को बुरा काम करते समय डर होना चाहिए और अच्छे लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर किसी ने भी हमारे साथ में गलत किया, तो हमारे पास में एक रास्ता है, हमारे पास में कुछ चीज़ें हैं, जहाँ पर जा कर के हम शिकायत कर सकते हैं, जहाँ पर जा कर के हम रेमेडीज़ ले सकते हैं, राइट? हुँ,
चलो अभी अभी कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? अभी पहले हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में, ठीक है? देखो, तो बेसिकली मैंने आपको बताया लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब ये देखते हैं कि लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है। तो लॉ की जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है ना, सबसे पहले तो मैं वो आपको बताता हूँ कि देखो, अभी मैं सीए की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं केवल और केवल लॉ की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में अगर मान लो ये पूरा का पूरा इंडिया है, ये पूरा का पूरा इंडिया है, ठीक है? इसमें से केवल 5% लोग हैं जिनको लॉ के बारे में पता है। केवल 5% ऐसे लोग हैं जिनको लॉ के बारे में पता है, और आप उन 5% में आने वाले हो। और ये तो आपको बेसिक सी चीज है कि कानून की जरूरत तो सबको पड़ती है, और कानून सबको फॉलो भी करना पड़ता है। किसी को पता हो या ना पता हो, आदमी आदमी अपनी लाइफ में डेली लॉ को फेस करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फेस करता है। उसको छवि छोड़ दो, ठीक है? वो सेटिंग में एरर है, मैं तुम्हारे सामने लाइव बैठा हूं। राइट? तो आज की डेट याद रखो, ठीक है? वो आईपैड में वो सेटिंग में इशू है, तो उस वजह से उसकी डेट गलत बताती है। ठीक है? हाँ, तो देखो, 5% लोग हैं जिनको लॉ के बारे में पता है। अब ये जो 95% लोग हैं ना, ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है इन 5% लोगों के ऊपर। ये जो 95% लोग हैं, 95% लोग डिपेंड हैं 5% के ऊपर। अब आप सोचो कि लॉ का कितना स्कोप है आपके लिए। हर वो चीज जिसमें भीड़ बहुत ज्यादा है, आज एमबीए है, बीटेक है, इंजीनियर्स हैं, तो सोचो उसमें कितनी भीड़ है। डिमांड और सप्लाई वाला हिसाब चलता है ना, कि डिमांड इतनी सी है और सप्लाई इतनी सारी है, तो उसकी वैल्यू कहां होगी उस प्रोफेशन की। लेकिन आप सोचो, लॉ को कौन पढ़ता है? लॉ को या तो जो एडवोकेट्स हैं वो पढ़ते हैं, सीए पढ़ते हैं, सीएस पढ़ते हैं, और थोड़ा बहुत सीएमए पढ़ते हैं। इंडिया में बस ये केवल बेटा 4 प्रोफेशंस हैं, इन 4 लोगों को लॉ के बारे में पता होता है, बाकी और किसी को नहीं। इसी वजह से केवल 5% लोग हैं जिनको लॉ के बारे में पता है, पूरे के पूरे 95% लोग इनके ऊपर डिपेंड है। इस वजह से आप के लिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सीए की वैल्यू कम हो गई, लॉ की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि लॉ की जरूरत सबको लॉ फॉलो करना है। तो आपके लिए हमेशा लॉ की वैल्यू बनी रहेगी और आपकी हमेशा डिमांड रहेगी। लेकिन एक चीज होती है ना, कि जैसे दो फ्रेंड हैं, ठीक है, ए और बी, इन्होंने सेम कॉलेज से एमबीबीएस किया, सेम कॉलेज से एमबीबीएस किया, दोनों पढ़ाई में भी सेम थे, दोनों के मार्क्स भी एक जैसे आए। आज की तारीख में मिस्टर ए जो है ये बीएमडब्ल्यू से चल रहे हैं, और मिस्टर बी जो है ये एक्टिवा से चल रहे हैं। अब बताओ दोनों में क्या फर्क है? दोनों ने सेम कॉलेज से एमबीबीएस किया है, दोनों डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, दोनों की क्वालिफिकेशन इक्वल है, सब कुछ इक्वल है। लेकिन आज ये चल रहे हैं बीएमडब्ल्यू से, ये चल रहे हैं एक्टिवा से। बेटा एक चीज का फर्क है, नॉलेज। आज इनकी नॉलेज, इन्होंने पढ़ाई तो करी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में अपनी नॉलेज को भी बहुत इंप्रूव किया, तो आज ये बहुत अच्छे लेवल पर है। मिस्टर बी क्या है, केवल रटने वाली पोजीशन पर थे, सैलरी अलग होगी। डॉक्टर्स बेटा प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप भी सीए बनोगे तो आप भी प्रैक्टिस करोगे, राइट? आप भी प्रैक्टिस करोगे तो जो आपकी प्रोफेशनल इनकम होगी, ठीक है? सीए दो चीजें करते हैं, या तो प्रैक्टिस करते हैं या जॉब करते हैं। और अगर सैलरी भी अलग आप कह लो, सैलरी के बेसिस पे कह लो, या प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, प्रोफेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, तो नॉलेज हमेशा जीतती है। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि बेटा हमेशा नॉलेज को इंप्रूव करने की कोशिश करना, ठीक है? और लॉ को बहुत अच्छे से समझ करके चलना, क्योंकि आप सोचो कि ये 95% लोग आपके ऊपर डिपेंड है। और देखो एक चीज समझना, एक वर्ड है वो आप लोगों ने सुना ही होगा, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी का मतलब वो पर्सन जो अपनी बुद्धि से सोचता है, जो अपने दिमाग से चलता है। और बिल्कुल ये मेरा मानना है, मैं पिछले लगभग 13 सालों से इसी प्रोफेशन में हूं,
आज मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, जो सीए बन चुके हैं, सीएस बन चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बड़ी-बड़े प्रोफेशन में। आज जब मैं उनको देखता हूँ ना, तो समझ में आता है कि यार इंटेलेक्चुअल्स जो लोग होते हैं ना, उनको कहीं न कहीं हर एक इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है? जिसको हर एक चीज़ के बारे में पता हो, जिसको पूरी नॉलेज हो। तो उसमें पूरी नॉलेज में एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है सब्जेक्ट वो करता है लॉ का। अगर आपको लॉ के बारे में पता है, अगर आपको कानून के बारे में पता है, तो आपकी काउंटिंग इंटेलेक्चुअल्स में होगी, बुद्धिजीवी में होगी। आपको सोसाइटी में एक अलग तरीके से देखा जाएगा। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इंपॉर्टेंस होती है लॉ की। ठीक। अब एक चीज ये देखते हैं, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर लॉ पढ़ते क्यों है, सीए को लॉ क्यों पढ़ाया जाता है? तो सबसे पहले देखिए कि जो सीए की लाइफ में लॉ की क्या इंपॉर्टेंस होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ फॉर सीए स्टूडेंट। आपको क्यों लॉ पढ़ाया जा रहा है? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, सीए के बारे में क्या पता है? क्या जानते हो सीए के बारे में? सीए बनना क्यों आपने इलेक्ट किया? फटाफट से बताओ। सीए बनना क्यों इलेक्ट किया आपने? आप सीए कर रहे हो तो कुछ ना कुछ सोच करके इलेक्ट किया होगा ना? बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, रुतबा है, टॉप लेवल प्रोफेशन, गलतियां पकड़ता है। वेरी गुड। नोबल एंड रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है और कॉस्ट कम है, झंकार। कॉस्ट कम है। इट इज रिस्पेक्टेड। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, नोबल प्रोफेशन है और रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, पैशन है, वेरी गुड, मनी सेव करता है। अच्छा, एक चीज बताओ, सीए का काम क्या होता है? सीए नोबल प्रोफेशन है, मैंने मान लिया, एथिकल पाथ, राइट, राइट पूर्वजा। अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। फाइनेंशियल सर्विसेज, सीए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, उस वो देश के लिए बहुत जरूरी है, रिस्पेक्टेड प्रोफेशन, हाई इनकम, बिल्कुल। सीए चेक फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कंपनी, ऑडिट करना, कंपनी के अकाउंट्स देखता है, वेरी गुड। नेवर, नेवर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। राइट, राइट द्रविन, वही मैंने कहा, नेवर एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयड। ठीक है, पैसे कमाने के लिए, ये छवि का आंसर बिल्कुल मस्त है, पैसे कमाने के लिए, हर कोई बंदा पैसे कमाने के लिए करता है, बिल्कुल। ऑडिटिंग देखो, अब एक चीज समझना। जब आप सीए बन जाओगे ना, तो सीए बनने के बाद में आपके पास में दो ऑप्शन होंगे, या तो आप प्रैक्टिस करोगे और या आप जॉब में जाओगे, राइट। मोस्टली स्टूडेंट एक समय के बाद में, सीए इन प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस का मतलब बेटा आप अपना ऑफिस खोल सकते हो, आपके अपने क्लाइंट्स होंगे, वो आपसे हेल्प मांगने के लिए आएंगे, कंप्लायंसेस के लिए, उनको कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी है, ऑडिट कराना है, रिटर्न्स फाइल करने हैं, ये इन सारे कामों के लिए, अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने हैं, इसके लिए जो बिजनेसमैन होते हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, वो लोग सीए को पकड़ते हैं, वो लोग सीए के पास में आते हैं। सीए एक तरीके का डॉक्टर ही होता है। जैसे डॉक्टर होता है ना, वो फिजिकल बीमारी को सही करता है, और जो सीए होता है वो फाइनेंशियल इलनेस को सही करता है, ठीक है। देखो, या तो सीए बनने के बाद में आप खुद की प्रैक्टिस करोगे या जॉब करोगे, ठीक। अगर प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद में अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, कब तक जॉब करेंगे? जब नाम हो जाता है, नॉलेज हो जाती है, तो खुद की प्रैक्टिस करते हैं, खुद का ऑफिस खोल लेते हैं, लोगों को सर्विसेज देते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब आप समझना, आपके पास में लोग ऑडिट कराने के लिए आएंगे, ठीक। ऑडिट साल में कितनी बार होता है? आप डेली की डेली ऑडिट थोड़ी ना करोगे। जैसे छवि ने बोला, पैसे कमाने के लिए, तो अगर देखो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही पर्पस है, यही मोटिव है, पैसा कमाना। अलग हो रहा होता है, बिल्कुल। लेकिन
ऑरा भी अपनी जगह ठीक है, नोबल प्रोफेशन है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन हर एक चीज कहीं ना कहीं देखो, हम लोग अब प्रोफेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मनी तो चाहिए ही चाहिए, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। और हम आज इतनी मेहनत कर रहे हैं, आज इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्यों? अपने करियर को एस्टेब्लिश करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक। अब आप सीए बनने के बाद में ऑडिट करोगे साल में कितनी बार ऑडिट? रोज रोज ऑडिट थोड़ी ना होता है, हर एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार ऑडिट कराना पड़ता है, ठीक है। आप रिटर्न्स फाइल करोगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, इनकम टैक्स साल में कितनी बार फाइल करते हैं? एक ही बार तो करते हैं। और बहुत बड़ी कंपनी है तो एडवांस टैक्स फाइल कर देगी, एडवांस टैक्स साल में 4 बार फाइल कर देगी। आपको जीएसटी के रिटर्न फाइल कराने हैं तो चलो जीएसटी के रिटर्न महीने में एक बार हो जाएगा। सीए की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉ। क्यों? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपके जितने भी क्लाइंट होंगे, जितनी भी कंपनीज होंगी, वो डेली के डेली जो आपके पास में विजिट करेंगी, जो उनका डेली रूटीन का वर्क होगा, वो लॉ से रिलेटेड होगा। आज की डेट में मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसको कहीं पर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो वो सीए के पास में आएगा। उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, वो सीए के पास में आएगा। कहीं पर उसका अकाउंट फ्रीज हो गया, कहीं पर कैश में मनी है, कहीं पर नंबर 1 में पैसा है, कहीं पर नंबर 2 में पैसा है, ये सारी प्रॉब्लम्स कौन फेस करेगा? वो सीधे सीधे सीए के पास में आएगा। उसको अपने बेटे को यूएस भेजना है पढ़ाई करने के लिए, अभी फॉरेन करेंसी में चेंज कराना है, वो कहाँ आएगा? सीए के पास में आएगा। सीए को पता है फेमा क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना है, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना है, फॉरेन ट्रांजेक्शन करने हैं, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन करने हैं, कुछ भी। आप एक तरीके से ये समझ लो कि जो आपका क्लाइंट होगा, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होगा आपके ऊपर। वो ये चाहेगा कि मेरी सारी की सारी सरदर्दी मैं सीए की टेबल पे ला करके रख दूं और सीए मेरी सारी सरदर्दियों को दूर कर दे। उसकी ये एक्सपेक्टेशन होगी आपसे, उसकी ये एक्सपेक्टेशन होगी कि मेरी सारी हेडेक्स को, सारी सरदर्दियों को, सारी परेशानियों को सीए दूर कर देगा। इसके बदले में वो क्या मांगेगा? पैसे ही तो मांगेगा, फीस ही तो मांगेगा। हम उसको पैसे दे देंगे। आज की डेट में लोग इतने परेशान होते हैं, लिटरली हर आदमी ये सोचता है कि यार अगर कोई आदमी मेरे से पैसे ले और मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दे। पैसा है लोगों के पास में, लेकिन नॉलेज नहीं है। नॉलेज किसके पास में है? सीए के पास में। बिजनेस करना कभी खत्म होगा नहीं, लोग बिजनेस करेंगे ही करेंगे, बिजनेस करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे ही करेंगे, तो आएंगे हमेशा सीए के पास में। और आपके पास जो 365 दिन काम होगा, जो 365 दिन काम होगा, वो लॉ से रिलेटेड काम होगा। आपकी जो डेली इनकम जनरेट होगी, वो लॉ की वजह से होगी। तो इस वजह से सीए की लाइफ में लॉ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सीए अपनी लाइफ में एक अच्छा सीए है या नहीं है, ये डिपेंड करता है लॉ के ऊपर। अगर आपके पास में लॉ की पावर है, तो आप एक हमेशा अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाओगे, आप हमेशा रिस्पेक्टेड चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाओगे, और हर एक क्लाइंट, हर एक बंदा आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहेगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए प्रैक्टिस का मतलब झंकार होता है कि आप अपना ऑफिस खोलोगे और आपके क्लाइंट्स होंगे, जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के पेशेंट्स होते हैं, तो वैसे ही आपके क्लाइंट्स होंगे, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन, उससे फर्क नहीं पड़ता, हर बिजनेसमैन सीए के ऊपर डिपेंड करता है। आपका अपना ऑफिस होगा, क्लाइंट आएगा अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के, आपको उसको कंसल्ट करना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, राइट। इवन अगर आप जॉब भी करते हो ना, तो जॉब में भी कंपनी आपको मोटी सैलरी देगी, कंपनी आपको पैसा देगी। क्यों देगी? कंपनी आपसे ये उम्मीद करेगी कि भाई हमारी सारी सरदर्दियों को आप देखो। कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, कंपनी के कंप्लायंसेस होंगे, कंपनी को रिटर्न्स फाइल करने होंगे, कंपनी को पता है कंपनी की मीटिंग कब होनी है, उसके मिनट्स कैसे तैयार होने हैं, उसके नोटिस कैसे ड्राफ्ट होने हैं, हर एक चीज कंपनी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सीए के ऊपर डिपेंड करेगी। तो आप ये जो कुछ भी सीखोगे पूरी सीए की जर्नी में, सीए फाउंडेशन में, सीए इंटर में, सीए फाइनल में, ये सब कुछ जब आप जॉब में आ जाओगे या जब आप अपने प्रोफेशन को ऑप्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। जो आज पढ़ रहे हो वो उन चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा, और उसमें लॉ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो देखो एक बार तो देखिए, लॉ बेसिकली बैकबोन ऑफ बिजनेस होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, नहीं बेटा नेहा, आप जॉब के साथ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप दो ही काम कर सकते हो। क्योंकि देखो, आप इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो, एक आदमी 24 घंटे ही तो काम कर सकता है ना, और पूरे फोकस के साथ में। आप सब कुछ कैसे कर सकते हो? अगर आप सब कुछ करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप गड़बड़ करोगे, ये पक्की बात है। तो इसी वजह से अगर जॉब कर रहे हो
तो मन लगा करके जॉब करो। क्यों? क्योंकि आपकी जॉब में बहुत दिमाग वाले काम है, आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी, आप प्रैक्टिस कहां से करोगे? और अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके पास में इतने क्लाइंट होंगे, उनकी इतनी हद तक डिपेंडेंसी होगी कि आप जॉब ही नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आप एक जगह तो गड़बड़ करोगे। तो सीए या तो जॉब कर सकता है या प्रैक्टिस कर सकता है, दोनों काम आप एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों काम अपने आप में बहुत बड़े हैं, बड़े लेवल पे। वेरी गुड निखिल, वेरी गुड। प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो या जॉब करते हो, डजेंट मैटर, एक्सपेक्टेशन दुनिया की आपसे वही होगी। अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन भी आपसे सेम होगी, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन भी आपसे सेम होगी। तो देखो, किसी भी बिजनेस के लिए लॉ बेटा बैकबोन होता है। क्यों बैकबोन होता है? बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब लॉ में गवर्न होती हैं। आज की तारीख में अगर आपके घर में बिजनेस होता हो या आपके फ्रेंड सर्किल में कोई बिजनेस करता हो, आप कभी भी देखना, उन्होंने या तो कंपनी खोली होगी या पार्टनरशिप फर्म खोली होगी या प्रोप्राइटरशिप खोली होगी, वो जितने भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना कहीं लॉ बीच में जरूर आता है। उनको जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करने, हाँ बिल्कुल झंकार सब कुछ बनवाएंगे। सब मेरी पूरी जिम्मेदारी है तुम लोगों को एक अच्छा सीए बनाने की, केवल सीए बनाने की नहीं, अच्छा सीए बनाने की। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो, पूरी स्ट्रेटेजी तैयार है, स्ट्रेटेजी तुम लोगों के साथ में शेयर करेंगे। अभी ये बेटा मैं तुम लोगों को केवल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं लॉ का, ठीक है। और बाकी हम लोग कवर अप करेंगे मॉड्यूल से, और जो भी नोट्स वगैरह हैं वो सब कुछ तुम लोगों को मिलेगा, वो मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ, लेकिन जितने भी पॉइंट्स तुमको जरूरी लगते हैं तो उसको नोट जरूर करते चलो, ठीक है। तो देखो, बिजनेस एक्टिविटीज आर गवर्न बाय लॉज। तो जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, राइट निखिल, ओवरव्यू। तो जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं तो वो लॉ गवर्न करता है। इसी वजह से बेटा आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? आपके सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉस। आपको इसी वजह से बिजनेस लॉस पढ़ाया जा रहा है। सीए फाउंडेशन में आप बिजनेस लॉ पढ़ोगे, जब सीए इंटर में आ जाओगे तो आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ोगे, तो सब कुछ बिजनेस से रिलेटेड, ठीक। अब देखो, आप अकाउंटिंग अकाउंटिंग तो सीए का काम होता है, ये पता है। ऑडिटिंग भी सीए का काम होता है, लेकिन जब तक उसको लीगल वैलिडिटी नहीं मिलती है उसकी बेटा कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ऑडिट के लिए भी लॉज हैं, अकाउंटिंग के लिए भी लॉज हैं, तो लॉ तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज अकाउंटिंग और ऑडिटिंग उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक उसको लीगल वैलिडिटी नहीं मिलती है, ठीक। लॉ प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विद इन विच बिजनेस डिसीजन आर टेकन। आप बिजनेस में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहां पर आपको बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन डिसीजन ऐसा नहीं है ना कि आज की तारीख में मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, और आपको कानून के दायरे में, विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉस, आप अपने सारे काम कर सकते हो। तो जितने भी बिजनेस डिसीजन है, ठीक है, उनको लेने के लिए जो फ्रेमवर्क है बेटा वो लॉ प्रोवाइड करता है। तो देखो, ये होती है लॉ की पावर। तभी मैंने आपको बताया कि सीए की लाइफ में लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये देखो, लॉ इसी वजह से इंडिया में बस केवल 4 लोग लॉस पढ़ते हैं, क्योंकि इन 4 लोगों के ऊपर पूरे देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना बेटा, वो डिपेंड करता है। आप सोचो कि किसी देश का फाइनेंशियल सिस्टम 4 लोगों के ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि इन्हीं 4 लोगों को लॉ के बारे में पता है। एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएमएस। इसके अलावा क्या कभी डॉक्टरी में पढ़ाई जाती है लॉ? इंजीनियरिंग में लॉ पढ़ाई जाती है? एमबीए वालों को लॉ के बारे में पता होता है क्या? नहीं, केवल ये 4 प्रोफेशन। अब देखो, अगर आप कभी भी, जैसे मैंने बताया ना, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डील किससे किसके साथ करता है? कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। अब अगर मान लीजिए कोई आपका क्लाइंट है, वो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, उसको किसी पार्टी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसी एग्रीमेंट में एंटर करना है, तो वो ड्राफ्टिंग जो होती है, उसकी जो टर्म्स और कंडीशन होती है, बहुत सोच समझ करके बनाई जाती है। क्योंकि अगर टर्म्स और कंडीशन में आपने जरा सी भी नेग्लिजेंस दिखाई, जरा सी भी लापरवाही दिखाई, तो पता चला आपके क्लाइंट का नुकसान हो गया। आप क्लाइंट का नुकसान हुआ तो इसका मतलब आपका नुकसान हुआ। तो इस वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और कोई भी एग्रीमेंट वो हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवाया जाता है। क्यों? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसके बारे में सब कुछ पता है। नहीं बेटा छवि, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, उसके कंप्लायंसेस क्या होते हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होता है।
अगर आज की तारीख में किसी को भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी होगी, उसके क्या क्या कंप्लायंसेस हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सब कुछ सीए को पता होता है। आपको पार्टनरशिप खोलनी है, एलएलपी करानी है, ऑडिट कराना है, रिपोर्टिंग करनी है, लॉ टेल्स व्हाट इज वैलिड, वॉइड, लीगल एंड इलीगल। आपको कैसे पता चलेगा क्या चीज लीगल है, क्या चीज इलीगल है, क्या वॉइड है, क्या वैलिड है, ये सब कुछ आपको लॉ बताता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ इन द लाइफ ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना बेटा? है ना? तो ये सारी चीजें बताने के पीछे का पर्पस पता है क्या है? ये सारी चीजें बताने का पर्पस ये है, आप जो सब्जेक्ट आपकी पूरी जिंदगी बनाने वाला है, जो करियर, जो प्रोफेशन आपकी पूरी जिंदगी बनाने वाला है, उसके बारे में एटलीस्ट हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि इस सब्जेक्ट में ऐसा क्या है, ऐसी क्या खास बात है, हमारा जो प्रोफेशन है वो क्यों इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से मैं आपको पहले तो ये बता रहा हूं कि लॉ एग्जैक्टली है क्या, लॉ की वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में, सीए की क्या वैल्यू है। ठीक है? देखो, प्रोटेक्शन फ्रॉम लीगल रिस्क। आज की तारीख में आप जरा सी भी गलती कर दो, आजकल एक मतलब एक नॉर्मल, अगर किसी को भी लॉ के बारे में पता है ना, तो सबसे पहले उसके मुंह में एक डायलॉग आता है, गुरु केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर, जरा सा भी मेरे साथ में गलत हुआ केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर, केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर। अगर तो हमें ये बात पता है कि अगर मेरे साथ में कुछ भी गलत हुआ तो मैं सामने वाले के ऊपर केस फाइल कर सकता हूं, उसको कोर्ट में ले जा सकता हूं। उसी तरीके से अगर मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया तो बेटा वो भी तो मुझे कोर्ट ले जा सकता है ना, उसके पास में भी तो वही राइट है जो मेरे पास में। तो एटलीस्ट जो लीगल रिस्क होते हैं, हमको पता है कि मेरे ये काम करने से गलत होगा। आपका क्लाइंट आपके पास में आया, उसने बोला कि यार मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूं, आप उसको बताओगे नहीं कर सकते हो गुरु, अगर किया तो फंस गए, झेलो पेनल्टी, झेलो पनिशमेंट, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो जो लीगल रिस्क होते हैं उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है आपका लॉ। देखिए लॉन्ग, अगर आपने गलत एडवाइस दी, अब पता चला कि जैसे डॉक्टर के पास होता है कि पेशेंट आया, उसने बोला सर पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने बोला कि गुरु किडनी में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब पता चला था उसको कुछ और प्रॉब्लम, उसने कर दिया किडनी का ऑपरेशन, वो तो पेशेंट गया। तो गलत एडवाइस, गलत इलाज हमेशा आपके क्लाइंट को मुसीबत में डालेगा, और आपका क्लाइंट मुसीबत में गया तो समझ लो आप भी मुसीबत में गए। और इवन ये चीज जॉब के ऊपर भी अप्लाई होती है, कंपनी भी आपसे एडवाइस मांगेगी। सीए का काम होता है एडवाइस देना, कंपनी भी आपसे एडवाइस मांगेगी। गलत एडवाइस, एडवाइस का मतलब कोई आदमी आपसे उम्मीद कर रहा है, आपके ऊपर भरोसा कर रहा है, तो आप उसको सही तो एडवाइस दोगे ना, गलत एडवाइस थोड़ी ना दोगे। तो बेटा रॉन्ग एडवाइस पेनल्टीज, लिटिगेशन, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये सारी चीजें करती हैं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पता है कितना बड़ा वर्ड है ये? अगर किसी भी सीए ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। आपने इतनी मेहनत करके सीए किया, प्रैक्टिस करी, सब कुछ किया, अपना नाम बनाया, और जरा सा भी आपने गड़बड़ काम किया, गलत एडवाइस दी, आपको लॉ के बारे में नहीं पता, आपका लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे सीएस हैं जिन्होंने गलत काम किए और आज की डेट में ना तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनका प्रीफिक्स तक छीन लिया गया। शैंकी शैंकी फ्रॉम, जब शैंकी का तो लाइसेंस खैर बन गया दोबारा, शैंकी को तो उसका लाइसेंस मिल गया था। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप लोगों को नहीं पता होगा, जैसे राजू रामालिंगम है। राजू रामालिंगम, सत्यम एक बहुत बड़ी कंपनी थी इंडिया में, इंटरनेट लाने वाली वही कंपनी थी सत्यम। उसका जो प्रमोटर था, उसका जो फाउंडर था, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था। उससे बहुत बड़ा फ्रॉड किया, बहुत बड़ा स्कैम किया, सालों तक जेल में पड़ा रहा, उसकी डिग्री वगैरह सब कुछ कैंसिल कर दी गई। तो अगर कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है तो आईसीआई के पास में पूरा राइट है कि उसके लाइसेंस को रिवोक कर सकता है। नॉलेज ऑफ लॉ हेल्प्स अ सीए अवॉइड लीगल एरर एंड प्रोटेक्ट क्लाइंट्स। देखो, अब जैसे आप लोगों ने बताया कि उसका काम होता है मेन टैक्सेशन का और ऑडिट का, तो बेटा ऑडिट को भी और टैक्स को भी करने के लिए आपको कानून की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कानून की नॉलेज की बिना, क्योंकि टैक्स
टैक्सेशन जो है वो लॉ ओरिएंटेड है। आपको टैक्स फाइल करने के लिए भी आपको लॉ के बारे में पता होना चाहिए, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। ऑडिट अगर आप कर रहे हो तो आपको कंप्लायंसेस के बारे में पता होना चाहिए। कंप्लायंसेस का मतलब क्या है? कंप्लायंसेस का मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। कौन-कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए? कंपनीज एक्ट के पता होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पता होने चाहिए और भी बाकी के जो कमर्शियल लॉज हैं उसके पता होने चाहिए। ठीक है? आप एक चीज समझना, आज की तारीख में मान लीजिए कि मैंने 25 लाख रुपए कमाए, आप सीए हो, मैंने 25 लाख रुपए कमाए, मैं आपके पास में आया कि भाई 25 लाख रुपए मैंने कमाए हैं और मुझे अपना इनकम टैक्स फाइल करवाना है। इनकम टैक्स तो सबको पता होगा कि भाई साल में एक बार आपको टैक्स जमा करना पड़ता है, आपने साल भर में जो कमाया है उस पर टैक्स देना पड़ता है। मैंने 25 लाख कमाए, मैंने आपको बताया कि भाई मैंने 25 लाख कमाए हैं। आपने बोला कि सर एक काम करिए, 8 लाख रुपए का टैक्स बन रहा है, 8 लाख रुपए का टैक्स जमा करा दीजिए। मैं आपसे बोलूंगा कि भाई मैं तुमसे ये सुनने के लिए नहीं आया हूं कि मुझे 8 लाख का टैक्स जमा कराना है, वो तो मैंने गूगल कर लिया था, चैट जीपीटी कर लिया था, तो उससे भी पता चल गया कि 8 लाख रुपए की टैक्स की लायबिलिटी बन रही है। अब ये बताओ तुम वो 8 लाख रुपए मेरे कैसे बचा सकते हो? मैं एक सीए के पास में क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरे टैक्स को बचाएगा। और यही अगर आपने मेरे से ये बोल दिया ठीक है 8 लाख की टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, आप एक काम करिए 3 लाख रुपए मैं आपका टैक्स जमा करवा दूंगा, 50,000 रुपए मेरी फीस होगी। मैं खुशी खुशी आपको 50,000 रुपए फीस दे दूंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे 5 लाख रुपए बचा भी तो रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारी चीजें एक सीए करता है, टैक्स बचाता है, टैक्स सेविंग्स करता है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन होती है उससे। और ये सब कुछ आपको अगर करना है अपनी लाइफ में तो आपको पता चलना चाहिए टैक्सेबिलिटी के बारे में, एग्जेम्पशंस के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में, डिस्क्लोजर के बारे में, राइट? तो जब ये सारी चीजें आपको पता होंगी तभी आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ पाओगे। आपकी जो प्रोफेशनल वैल्यू है उसको एनहेंस करता है लॉ। जैसे अभी मैंने बताया, लॉ डिसाइड करेगा कि आप एक अच्छे सीईओ हो या एक नॉर्मल सीईओ। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, रट करके पास हो जाते हैं, अरे सर हम याद कर लेंगे, हम रट लेंगे। आप रट करके बेटा आज तो पास हो जाओगे, कल भी हो सकता है पास हो जाओ, लेकिन जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आओगे ना तब आप फंस जाओगे। और तब यही चीज आपको परेशान करेगी कि यार उस समय चीजें सीख ली होती तो आज ये दिक्कत फेस ना कर रही। हाँ, बिल्कुल झंकार, ये चीज़ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो कि ये तो गवर्नमेंट के साथ में गलत हुआ ना। गवर्नमेंट खुद कहती है कि टैक्स बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे ना, तो टैक्स बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों को आप अप्लाई तभी कर सकते हो जब आपके पास में नॉलेज होगी। अब जिसको नॉलेज नहीं है, वो पूरा का पूरा टैक्स कोई पेनल्टी थोड़ी ना है। टैक्स कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आपको पूरा का पूरा। गवर्नमेंट कहती है कि आप टैक्स बचाओ और उसने बचाने के तरीके भी दिए गए हैं। भाई लॉ ने ही तो दिए हैं बचाने के तरीके। आज आप खुद सोचो, एक आदमी है जो मर्डर कर देता है, एक आदमी है जो मर्डर कर देता है। तो अब सामने से तो देख करके लग रहा है कि यार इसने बिल्कुल सेक्शन 80 के डिडक्शन है। अब सामने से देख करके लग रहा है कि इसने मर्डर किया है। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि उस जिसने मर्डर किया है, क्या उसको जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बताओ, फटाफट से बताओ। अगर एक आदमी है जिसने पूरी पब्लिक के सामने मर्डर किया है, उसको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। सब लोग कह रहे हैं जाना चाहिए। ऑफ कोर्स जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर एक आदमी ने पब्लिक के सामने मर्डर किया तो उसको जेल जाना चाहिए। लेकिन आपने एक बार भी ये सोचा कि हो सकता है कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हो, इस वजह से उसने मर्डर किया हो? फांसी दे दो उसे, छवि ने बोला फांसी दे दो उसे। ऐसे फांसी नहीं दी जाती। अगर किसी ने मारा भी है ना किसी को, तो हो सकता है उसके पीछे कोई वजह हो कि अगर वो नहीं मारता तो सामने वाला उसको मार देता। आज की तारीख में आप किसी भी चीज को देख करके ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं इसने एक चीज गलत करी है। ये कानून डिसाइड करता है क्या सही है, क्या गलत है। और कानून में उससे भी बचने के तरीके दिए हुए हैं। अगर हर एक चीज गलत होती तो कानून में बचने के तरीके कैसे दिए होते? कानून में लिखा हुआ है मर्डर इज डिफरेंट देन कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड एक अलग चीज है, वो मर्डर की डेफिनेशन, उसमें भी इंसान इंसान को मारता है, लेकिन उसको मर्डर नहीं बोला जाता।
अगर कोई आदमी खुद को डिफेंड कर रहा है और डिफेंड करते समय किसी को मार देता है, सेल्फ डिफेंस में मार देता है, बिल्कुल, तो वहां पर भी तो आदमी मर रहा है, लेकिन वो मर्डर से अलग है ना। तो लॉ अगर पनिशमेंट देता है तो उससे बचने के तरीके भी देता है, और बचने का तरीका आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको कानून के बारे में पता होगा। तो टैक्स तो आपको देना ही देना है, लेकिन कानून में ही टैक्स से बचने का भी तरीका दिया हुआ है। तो वो तरीका आपको पता है, आप सीए कर रहे हो, सामने वाले को नहीं पता, उसने कभी अपनी जिंदगी में सीए का सी भी नहीं किया, तो वो इस उम्मीद के साथ में आपके पास में आता है ताकि आप उसको बचाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उस टाइम उसके साथ में क्या होता है मैं ये बताऊंगा, अभी जब हम लोग लॉ पढ़ेंगे तब बताएंगे। अमित ने भी यही सोचा था, वेरी गुड, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो लॉ बेसिकली बचाने के भी तरीके बताता है, और बचाने के तरीके आपको पता होने चाहिए, तभी आप खुद को और अपने क्लाइंट को बचा पाओगे और ये तो बेटा फैक्ट है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आज की तारीख में मैं आपको डराऊंगा नहीं, आज की तारीख में मोस्टली स्टूडेंट्स अगर सीए फाउंडेशन में फेल होते हैं तो लॉ में फेल होते हैं। ये आप किसी से भी पूछ लेना, अगर कोई भी बच्चा सीए कर रहा हो उससे पूछ लेना, आज की तारीख में जो भी स्टूडेंट फेल होता है वो लॉ में ही फेल होता है, फाउंडेशन में। क्यों फेल होता है? क्योंकि उसको सब्जेक्ट का पर्पज ही नहीं पता है, उसको सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका ही नहीं पता है। आईसीआई लॉ में क्यों रोकता है स्टूडेंट को? क्योंकि आईसीआई सबको पता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसकी एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट से कि भाई यार मैं तुम्हें सीए की डिग्री दे रहा हूं, मैं तुम्हें सीए बना रहा हूं, तो तुम्हारे पास में सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, और अगर तुम्हारे पास में सफिशिएंट नॉलेज नहीं है तो मैं तुम्हें सीए की डिग्री नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि तुम सोसाइटी में जाकर के सीए का नाम खराब करोगे कि आईसीआई कैसे बच्चों को पास कर देता है, इनको पास तो नॉलेज ही नहीं है। तो आईसीआई ऐसे ही डिग्री नहीं देता है, आईसीआई आपको चेक करता है कि आप सीए बनने के काबिल हो या नहीं हो, तब आपको डिग्री मिलेगी। लेकिन बच्चा क्या करता है? याद करना है, रटना है, रटने में फोकस, बाद में पढ़ लेंगे, इस पे फोकस नहीं। लॉ बहुत स्कोरिंग है और 100% आप लॉ में पास करोगे, और इस बात की मेरी श्योरिटी है। जब हम लोगों की लास्ट क्लास होगी ना, आखिरी क्लास होगी, तब आप बोलोगे कि वाकई में सर लॉ सबसे ज्यादा इजी है और लॉ को पढ़ने में मजा आ गया। और लॉ को पढ़ने के बाद में जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है ना, अगर आज की तारीख में सोचो कि लोगों को कानून के बारे में नहीं पता और आप उन लोगों में से हो जिनको कानून के बारे में पता है, आपको कोई आदमी बेवकूफ नहीं बना सकता। आज जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, तो हर एक आदमी एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है, हर एक आदमी एक दूसरे का फायदा उठाने में लगा हुआ है। एटलीस्ट आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कानून को पढ़ने के बाद में कि मैं सोसाइटी में बेवकूफ तो बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं दूसरे को बना सकता हूं लेकिन दूसरा मेरे को नहीं बना सकता। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। कोई दिक्कत नहीं, मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, अभी जब तुम लोग देखोगे, ठीक है। तो जयंत का कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना होना चाहिए कि समझ में आए कि आपने क्या लिखा हुआ है। ठीक, देखो तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो वो बेटा लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपका जो दिमाग है वो खुला हुआ होना चाहिए, लॉजिक आपको पता होना चाहिए, कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि लॉ के क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उससे आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन अगर करोगे इन सारी चीजों को लेकर के, तो पक्की बात है कि आपके हाईएस्ट मार्क्स लॉ में आएंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लॉ इज इक्वल टू एग्जाम एडवांटेज एंड रैंक बूस्टर। और आपको रैंक के लिए जाना है, सीए पास तो हो जाओगे, पास हो जाओगे, पक्की बात है, फाउंडेशन पास हो जाओगे, लेकिन केवल पास होने से काम नहीं चलेगा, अच्छे मार्क्स से पास होना है। और ये चीज अपने दिमाग में बैठाल करके चलनी है फ्रॉम द फर्स्ट डे एंड फर्स्ट क्लास। आज आपकी पहली क्लास है अपनी लाइफ में, जो आपका प्रोफेशन है, आज आपकी जिंदगी की पहली क्लास है। तो पहली क्लास में ही और पहले दिन में ही आपको अपने दिमाग में ये बैठा लेना है, पास तो हम हो ही जाएंगे, इतना तो भरोसा यार रखो मेरे ऊपर, इतना भरोसा मेरे ऊपर रखो, पास तो हो ही जाओगे। लेकिन हमें जाना किसके लिए? हमें जाना है रैंक के लिए। आर यू गेटिंग?
समझ में आ रही है मेरी बात? बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, ये हुई ना बात। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। पास तो हो जाओगे यार, पास हो जाओगे, पास होने में दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हो जाओगे। बिल्कुल पास हो जाओगे। तो अब देखो हम लोग क्या क्या सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीए एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, और हम लोग को भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बनना है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आने वाली है, बहुत सारी ड्यूटीज हमारी होती हैं। तो लॉ से हमको क्या क्या सीखना है? हमको राइट्स एंड ड्यूटीज सीखनी है, हमारे पास क्या क्या अधिकार है, हम कैसे अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, हम कैसे अपने अधिकारों को इन्फोर्स करा सकते हैं, हमारी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, ये हमको सीखना है लॉ में। प्रोफेशनल्स की लायबिलिटीज क्या होती हैं, ये सिखाता है लॉ। और एथिकल लिमिट ऑफ प्रैक्टिस, एथिक्स क्या होती है, ये सिखाता है लॉ। तो लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सीए स्टूडेंट एज इट प्रोवाइड्स द लीगल फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग। ये सब कुछ किसके ऊपर खड़ा हुआ है? कानून के ऊपर। जब तक कानून के बारे में नहीं पता होगा, अकाउंटिंग के बारे में नहीं पता होगा, ऑडिटिंग के बारे में नहीं पता होगा, टैक्सेशन के बारे में नहीं पता होगा, आपका प्रोफेशनल डिसीजन कभी भी सही नहीं होगा। नो लॉ, नो वैलिड बिजनेस, नो मीनिंगफुल अकाउंटिंग। अगर आपको कानून के बारे में नहीं पता है तो कभी भी बिजनेस आपका वैलिड नहीं होगा, और ना ही आपकी अकाउंटिंग कभी भी मीनिंगफुल होगी। दिस इज लॉ। लॉ को मैं बोलता हूं सुपर हीरो। अगर किसी भी सीए को अच्छे से लॉ के बारे में पता है, अच्छे से कानून के बारे में पता है, तो वो हमारी सोसाइटी के लिए बेटा सुपर हीरो होता है। और आप देख लेना इस चीज को। आज की तारीख में मैं एक बहुत ही बेसिक सी चीज आपको बता रहा हूं। आज की तारीख में अगर एक, सबको पता होगा कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब विधायक, बोलते नहीं है चाचा विधायक है हमारे, है ना? तो एक विधायक है, एक शहर का विधायक है। सपोज करिए कि एक मान लेते हैं कि कानपुर के विधायक हैं, ठीक है। अब कानपुर के विधायक हैं तो कानपुर के विधायक की कानपुर में तो बड़ी पहुंच होगी, लखनऊ में बड़ी पहुंच होगी, सब जगह बड़ी पहुंच होगी, उनसे आप कोई भी काम करोगे लोग डरेंगे, बिल्कुल। लेकिन अगर वो बंदा केरला चला जाए, आंध्र प्रदेश चला जाए, और आंध्र प्रदेश में उसकी गाड़ी किसी से भिड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए छोटा मोटा, और सामने वाला उसको पकड़ करके पुलिस स्टेशन ले आए। अब पुलिस स्टेशन में आकर के वो बोलेगा कि मैं तो विधायक हूँ यूपी में कानपुर का। आंध्र प्रदेश वाली पुलिस वाले बोलेंगे उससे कोई मतलब नहीं, आप विधायक होंगे तो यूपी के होंगे, कानपुर के होंगे, यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको बैठने तक को नहीं बोला जाएगा, अनलेस एंड अनटिल उसकी बहुत पहुंच ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचना हो। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। लेकिन मैं नॉर्मल बात बता रहा हूं, आप सीए हो, आप पूरे इंडिया की टेरिटरी में, इंडिया की टेरिटरी आप छोड़ दो, आप एशियन कंट्रीज में भी और इवन कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी अगर आप जाओगे, और आप जब अपना इंट्रोडक्शन दोगे ना अपने प्रीफिक्स के साथ में, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, सामने वाला आपको बैठा लेगा भी और आपको चाय भी पिलाएगा। दिस इज सीए। 100% मोहित, 100% सबके साथ है। तो मेरी बात समझ में आई? सुपर हीरो बनना है ना? सुपर हीरो बनना है। प्राउड फील होता है बेटा, बहुत प्राउड फील होता है जब रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी से। है ना? तो ये बात मेरी हमेशा याद रखना, आपकी पहचान पूरी दुनिया में होगी, पूरी दुनिया में। तो अगर पूरी दुनिया में पहचान बनानी है और थोड़ी सी मेहनत, और सबसे बहुत अच्छी चीज है यार, 4-5 साल मेहनत करनी है और 4-5 साल के बाद में पूरी जिंदगी अपने नाम से ही रुतबा रखना है। मैं केवल अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल सही मैं बता रहा हूँ। मैं केवल अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। मैं, मेरी 14 साल की जर्नी है, 13-14 साल की,
और इसी प्रोफेशन में आज मैंने बच्चों को देखा है, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, आज उनके रुतबे को मैं देखता हूँ, उनकी पहुंच को मैं देखता हूँ। आज मुझे ये पता है कि अगर मैं किसी को भी फोन कर दूं ना तो सुप्रीम कोर्ट तक मेरे बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कोई केस होगा ना, सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। आप लोग भी होगे। आप लोग भी होगे, आप लोग कल को बहुत अच्छे प्रोफेशन में होगे, बहुत अच्छे जगह पर होगे, ठीक है। मैं आपको फोन करूंगा, यार झंकार अमित मेरा यार ये काम करवा दो, ठीक है, तो बिल्कुल मजा आएगी। थैंक यू जानवी। ठीक है, तो ये चीज होती है, ये पावर होती है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली लॉ है क्या और हम लोगों को लॉ क्यों पढ़ना चाहिए। हाँ झंकार, बिल्कुल बिल्कुल करूंगा। तुम सीए बन तो जाओ, पहले सीए बन जाओ, एक अच्छे लेवल पे आ जाओ, मैं बिल्कुल तुम लोगों का खून पी जाऊंगा। ठीक है, और जब तक सीए नहीं बनते हो तब तक पूरी आजादी है मेरा खून पीने की। ठीक है, जब तक सीए नहीं बनते हो तब तक तुम लोग मेरा खून पियो, और जब सीए बन जाओगे, जब अच्छे उसमें आ जाओगे, तो मैं तुम लोगों का खून पीऊंगा। थैंक यू राहिल, थैंक यू। ठीक है। फोन नंबर बिल्कुल, तुम लोगों का ग्रुप बन रहा है, तुम लोगों का ग्रुप बन रहा है और टेलीग्राम पे, और आई मेरे ख्याल से बन भी चुका होगा। तो उसमें हम लोग खूब डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलने भी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको मिलने के लिए बुलाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो चलो आज हम लोग, इतना लंबा चौड़ा भाषण मैंने दे दिया, इतनी सारी आपको नॉलेज दे दी, और इतनी सारी चीजों में, इतनी सारी बातों में मैं ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि 100% बातें आपके दिमाग में आ गई होंगी, राइट, लेकिन उसका 20% भी आ गया होगा ना, तो मेरा इतना बोलना और आपका इतना टाइम स्पेंड करना, ये दोनों बहुत पूरी जिंदगी वैल्यूएबल होने वाला है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अब देखो सबका डाउट आ रहा है, सबका सबका डाउट आ रहा है कि सर ये तो चैप्टर नंबर 2 है। सॉरी। अब सबका डाउट आ रहा है कि सर ये तो चैप्टर नंबर 2 है। हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी वो चैप्टर नंबर 2 से होगी। उसके पीछे की वजह मैं आपको बता रहा हूं, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोगों के सब्जेक्ट का नाम क्या है? हम लोगों के सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ का जो बेसिक चैप्टर है, जो फाउंडेशन है, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो आप ये समझ लो कि आप बिजनेस लॉ के महारथी हो, क्योंकि बाकी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। दूसरा, एग्जाम में जो सबसे ज्यादा वेटेज है जिस चैप्टर का, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इससे आपको 30 to 35% पेपर इसी से ही आता है। 30 to 35% का वेटेज है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। दूसरा, मैं हमेशा अपनी क्लास में ये बात जरूर बोलता हूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में चैप्टर नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में चैप्टर नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में एक सब्जेक्ट है। बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत बड़ा एक्ट है, इसकी बहुत सारी यूनिट्स हैं और ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, ठीक है। और इसी से ही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इस वजह से मैं हमेशा बिल्कुल नया सबसे बड़ा और ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। एक बार सिलेबस दिखा दें? चलो अच्छा, सिलेबस बना करके आपको दिखाते हैं, ठीक। देखो, आप पूरे बिजनेस लॉ में क्या क्या पढ़ने वाले हो। सबसे पहले जो मैं अपना वो आपको बता रहा हूं कि हम लोग किस तरह से
कैसे चैप्टर का सीक्वेंस क्या रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सोगा। सोगा यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसके बाद में हम लोग करेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये तीनों सिमिलर है क्योंकि ये दोनों पहले पार्ट हुआ करते थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ये दोनों पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करते थे, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना बड़ा हो गया था कि लगा कि यार गुरु इतना बड़ा एक्ट है, ये तो मतलब इंडिया का सबसे बड़ा कानून बन जाएगा। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट को 1930 में हटा करके एक अलग लॉ बनाया। पार्टनरशिप एक्ट को, सोगा का मतलब बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। हाँ हाँ, नहीं आधे से ज्यादा यही है, ठीक है। अब उस तो पार्टनरशिप एक्ट को 1932 में हटा करके एक अलग कानून बनाया, पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। तो लेकिन प्रोविजन लगभग लगभग सेम है, ठीक है। तो इस वजह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट करेंगे। इसके बाद में हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 1 में, आईआरएफ, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करेंगे, छोटा सा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, उसे 6 to 7 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। आईआरएफ करेंगे। आईआरएफ के बाद में हम लोग आपका करेंगे कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 को कवर अप करेंगे। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे भी लगभग 25 से 30 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। ये दो आपके हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट आपके लिए जरूरी इस वजह से भी है क्योंकि सीए इंटर में आपका पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो कॉर्पोरेट लॉ है, वो कंपनी लॉ से ही रिलेटेड है। तो बेसिक आपका सीए फाउंडेशन में है। आईआरएफ हो गया, कंपनीज एक्ट 2013 हो गया। इसके बाद में हम लोग करेंगे एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बाद में हम लोग करेंगे एनआई एक्ट। उसके बाद में हम लोग करेंगे एनआई एक्ट। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो बेटा वेटेज होता है वो मैंने आपको बताया, ये लगभग लगभग 35% यानी 35 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आएगा। 25 to 30 मार्क्स का जो पेपर है ये आपका कंपनीज एक्ट से रहने वाला है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। आईआरएफ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एलएलपी से एक क्वेश्चन आएगा 4 to 6 मार्क्स का, ज्यादातर 4 मार्क्स का आता है, और इससे लगभग 14 मार्क्स का आता है। तो ये आपका, और बाकी देखो आईसीआई है, प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ रहे हो, कोई भरोसा नहीं होता। आपको 100% सिलेबस कवर करके चलना है, सब कुछ पढ़ करके चलना है, कुछ भी छोड़ करके नहीं चलना है, क्योंकि सीए का पेपर है, कहीं से भी आ सकता है। आएगा इसी बुक से, आएगा इसी बुक से, इसी बुक से आएगा। ये सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, ये बाइबल होती है, बाइबल, गीता, आप कुरान कह लो, गीता कह लो, बाइबल कह लो, जिसमें दुनिया की प्रॉब्लम का हर समाधान है, दुनिया की हर समस्या का समाधान है, वैसी एक मॉड्यूल है आईसीआई का। तो इससे हम लोग कवर अप करके चलेंगे। किसी को लैंग्वेज इश्यूज हैं तो उसके लिए मेरे अपने नोट्स भी हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सारी की सारी चीजें समय समय पर मैं आपको डिलीवर करता रहूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि पहली क्लास में ही हम लोग ने तय किया है कि हम लोग किस चीज के लिए जा रहे हैं, रैंक के लिए। और बेटा एक चीज याद रखना, इस बात का मेरा कमिटमेंट है कि मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी बरतूंगा, अपने सारे कमिटमेंट्स पूरे करूंगा। आपको भी अपने हिस्से की ईमानदारी रखनी है। जब एक टीचर और एक स्टूडेंट दोनों लोग अपने अपने हिस्से की ऑनेस्टी दिखाते हैं ना, ईमानदारी दिखाते हैं, दोनों लोग बराबर से मेहनत करते हैं, तभी रिजल्ट पॉजिटिव होता है। मैं आपके साथ में पूरी जर्नी आपके साथ में रहने वाला हूं, कभी आपको मना नहीं करूंगा। कभी भी मेरी जरूरत पड़े, कभी भी कोई भी डाउट हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूं आप लोगों के लिए, राइट। तो फोड़ना है सीए फाउंडेशन।
सीए फाउंडेशन फोड़ना है ना, ये हुई बात। वेरी गुड। 100%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ गई, मजा आ गई। तो पहले दिन से ही हम लोगों का टारगेट एक सेट है और माइंड सेट है कि हमारी पढ़ाई का लेवल क्या होने वाला है, हम लोग किस तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, और पूरी मेहनत करेंगे, 100% आगे बढ़ेंगे, आग लगा देंगे। बिल्कुल, फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक जब आएगी ना तो मजा आ जाएगी, दिल खुश हो जाएगा। आरडीएक्स भैया, आरडीएक्स मत लगाना, उसके बाद पता चला मैं भी उड़ जाऊं। ठीक है, आरडीएक्स डायनामाइट, अभी कोई बोलेगा न्यूक्लियर लगा देंगे, तो पता चला आईसीआई नहीं रहेगा तो सीए बन के हम लोग करेंगे क्या? ठीक है, हम लोग अपनी पढ़ाई से फोड़ेंगे, राइट। हाँ, तो चलो आज हम लोग शगुन का थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई, इतनी सारी चीजें हो गई। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडियन है। सबसे पहले देखो नाम में आते हैं, नाम इसका क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको लग रहा होगा कि सर ऊपर नाम लिखा तो है, आप लिख करके क्या करेंगे? ठीक है, मैं यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं, क्योंकि एक्ट का नाम लिखने का एक तरीका होता है। देखो, एक कॉपी और एक पेन लेकर के हमेशा बैठना, मुझे भी नहीं पता कि मैं कब क्या बोलूंगा, जिस समय जो सिचुएशन आएगी मैं उस समय वो बात बोलूंगा, और वो बात आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी जो लिखने के लिए जरूरी है, जो लिखने के लिए जरूरी है। हम लोग फ्रॉम द फर्स्ट डे, हमारी प्रेजेंटेशन कैसे होने वाली है, हम अभी मैंने आपको बताया ना कि सीए को अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट करने पड़ते हैं, तो सीए की जो ड्राफ्टिंग स्किल होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। एक सीए से उम्मीद करी जाती है कि वो छोटे से छोटे पॉइंट पे बराबर फोकस करता है। एक छोटे से पॉइंट को कोई नहीं देख पाएगा, सीए पकड़ लेगा। एक छोटी सी चोरी को कोई नहीं पकड़ पाएगा, सीए पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि सीए एक एक पॉइंट पे फोकस करता है, और आपको वही आदत अपनी बनानी है, राइट। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आपके आंसर की शुरुआत हमेशा यहीं से होगी बेटा। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। एक्ट का नाम आपको हमेशा अपने आंसर में लिखना होगा, तो इस वजह से सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि एक्ट का नाम लिखा कैसे जाता है। इंडियन, इंडियन में आई हमेशा कैपिटल होगा। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में सी हमेशा कैपिटल होगा। एक्ट, एक्ट में ए हमेशा कैपिटल होगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, ये लिख देते हैं। अब देखो, इंग्लिश लैंग्वेज के अपने कुछ इश्यूज हैं, बहुत डिटेल में इस वाली लाइन को अगर हम लोग सीए इंटर में मिले तो इस वाली लाइन को मैं बहुत एक्सप्लेन करूंगा। पूरा का पूरा एक चैप्टर है इस लाइन पे। इंग्लिश की अपनी बहुत डिफिकल्टीज हैं, और कानून सारे इंग्लिश में। इंग्लिश में लिमिटेड वर्ड्स हैं, एक ही शब्द को कई जगह पर यूज किया जाता है। जैसे प्लांट है, तो प्लांट का मतलब क्या है? प्लांट का मतलब प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी में भी यूज करते हैं, प्लांट एंड ट्रीज में भी यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। एसीटी एक्ट, ये भी एक्ट लिखा हुआ है, ये भी एक्ट लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है तो हर प्रोफेशनल समझ जाएगा कि यहां पर इसका मतलब है कानून से, और अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? एक्टिंग से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज हमेशा याद रखना कि एक्ट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से ही होता है, और हर एक्ट का ईयर आपको याद रखना है 1872। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये 1872 में एप्लीकेबल हुआ था, राइट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एप्लीकेबल हुआ था। अब नाम में इंडियन क्यों जोड़ा हुआ है? केवल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी तो हो सकता था। इंडियन क्यों लिखा हुआ है? वो इस वजह से बेटा, क्योंकि ये देखो, ये क्या है? 1872। 1872 में इंडिया में कौन रूल कर रहा था? 1872 में इंडिया में कौन रूल कर रहा था? एग्जैक्टली राहिल, कॉमा भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल राहिल ने सही बोला, मैं भूल गया, यहां पर कॉमा भी इंपॉर्टेंट है, कॉमा भी अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ब्रिटिशर्स, राइट।
ब्रिटिशर्स। तो अब सोचो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या 1872 में बना और उस समय ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो इसका मतलब ये लॉ किसने बनाया है? ये लॉ बनाया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ये लॉ किसने बनाया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। मॉड्यूल में भी द्रविड़ लिख सकते हो या सेपरेटली भी बना सकते हो। एक कॉपी और पेन लो, जो जो जरूरी चीजें हैं, मेरे ख्याल से कॉपी में लिखोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कॉपी में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता रहूं उसको एक जगह पर नोट डाउन करोगे तो रिवीजन, अभी हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन जब रिवीजन करोगे तो रिवीजन करते समय आसानी होगी। तो देखो, तो ये एक्ट बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। और सोचो कि इतनी आईसीआई बुक्स कब भेजता है। आपके पास में बुक्स नहीं है क्या जयंत का? मैं इसको ऐप में डलवा दूंगा। अगर किसी के पास में आईसीआई का मॉड्यूल नहीं है तो मैं बैकएंड टीम को बोल दूंगा कि वो डीसी ऐप में आपको मॉड्यूल का चैप्टर भेज देंगे, तो आप अभी आप उसी से ही पढ़ लेना, आ जाएंगी 10 से 15 दिन में। एक बार जयंत का कस्टमर केयर पे कॉल करो, आ जाएंगी। ऑर्डर करना पड़ता है, हाँ, 15 से 20 दिन में आ जाती हैं। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो डीसी ऐप में मैं इसकी यूनिट्स को डलवा दूंगा, वहां से आप ले लेना। ठीक है, गुड गुड। जिनके पास में है, हाँ बिल्कुल, वैसे आईसीआई की साइट पर, बिल्कुल पवन सही बोल रहा है, आईसीआई की साइट पर पीडीएफ फाइल भी मिल जाती है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। चलो, तो देखो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया 1872 में, और ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है 2025, 2026 स्टार्ट होने वाला है। यानी 150-200 साल पुराना कानून जो है वो आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसकी वैल्यू वही है जो 1872 में थी। ठीक, लेकिन बताने के पीछे का पर्पस क्या है कि 1872 में ब्रिटिश गवर्नमेंट केवल इंडिया में रूल नहीं कर रही थी, वो दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों में रूल कर रही थी। और उन्होंने जो कानून बनाए हैं, तो उन्होंने जिस जिस देश में उन्होंने रूल किया उस देश में वो कानून एप्लीकेबल हुए। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट श्रीलंका में भी एप्लीकेबल होता है, पाकिस्तान में भी एप्लीकेबल होता है, दुबई में भी एप्लीकेबल होता है, अमेरिका में भी एप्लीकेबल होता है, चाइना में भी होता है, सब जगह पर होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और मोस्टली जगह पर एडॉप्शन कहां से है? एडॉप्शन है ब्रिटिशर्स से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक कॉमन चीज आ रही थी, तो इस वजह से हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पहले उस देश का नाम लगा दिया गया। जैसे श्रीलंकन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक, तो उसके आगे देश का नाम लगाने का पर्पस क्या है? ताकि ये पता चल जाए कि भाई ये इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ब्रिटिशर्स को भी तो कंफ्यूजन होता था ना, तो ये इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इस वजह से इंडियन वर्ड को लगाया गया। और देखो, अगर दिमाग में ये आ रहा हो कि सब जगह सेम कानून होता है, तो ऐसा नहीं है, सब जगह सेम कानून नहीं होता है। सब जगह सेम कानून इस वजह से नहीं होता क्योंकि कानून हमेशा उस देश के कल्चर, उस देश की चीजों को देख करके बनाया जाता है। उस देश के लोग कैसे हैं, उस देश में एजुकेशन का हिसाब क्या है, उस देश के कल्चर क्या है, उस देश के रीति रिवाज क्या है, कस्टम्स क्या है, उन सारी चीजों को देख करके लॉ बनाया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो है, लेकिन हर जगह का थोड़ा थोड़ा अलग अलग। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए इंडियन वर्ड को इसमें ऐड किया गया। बिल्कुल, मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये समझा कि बेसिकली लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है, सिलेबस के बारे में समझा कि बिजनेस लॉ का सिलेबस क्या है। ठीक है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम के बारे में समझा। ठीक, तो आज जिनके पास में मॉड्यूल नहीं है वो लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और कल की क्लास में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपकी नॉलेज में भले ही 1% ही सही, कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट आया होगा, पक्की बात है, और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ होगा। ठीक है अन्वेषा, मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए कल से हम लोग अपनी जो भी सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो उसकी जर्नी स्टार्ट करते हैं। राइट, और जब भी बैठिएगा, कल से पढ़ाई बिल्कुल जोश शोर के साथ में शुरू होगी, तो बैठिएगा तो कॉपी और पेन हमेशा लेकर के चलिएगा। ठीक है छवि, मैं करवा दूंगा। ठीक, चलो फिर मिलते हैं
कल के एपिसोड में। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट। और जो माइंडसेट हम लोगों ने फिक्स किया है अपना, उसी के साथ में हर क्लास में हम लोगों को बैठना है, राइट? चलो, ओके, आज नहीं, होमवर्क कल से। ठीक, चलो, एंजॉय योरसेल्फ। होमवर्क बेटा कल से मिलेगा, कल से हम लोग सब्जेक्ट मैटर करेंगे, तब से मिलेगा। ठीक है, फिर अभी आपकी और भी क्लासेस हैं, अभी अकाउंट्स की क्लास भी होगी, क्यूए की क्लास भी होगी, तो उसमें थोड़ा थोड़ा होमवर्क आपको मिलेगा। और बाकी लॉ का होमवर्क फ्रॉम टुमारो। चलो, ओके, बाय, टेक केयर।